Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As in the previous lectures, we have discussed first chapter of management, in which we discussed about introduction of management as well as functions of management and the skills of the manager and little about organization. Today we want to discuss second chapter, that is history of management. We can say management yesterday and today. First of all, historical background of management. The ancient management. If we discuss about ancient management, जिससे हमें यह पता चलता है कि किस तरह पुराने वक्तों में भी मैनेजमेंट यूज़ होती रही, जैसे एग्ज़ाम्पल इसकी इजिप्ट पिरामिड्स, जो अहराम मिस्र को अगर आप देखें तो एक नज़र आता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा टू मच हैवी मशीनरी तो नहीं थी, नादर देयर वाज एनी टेक्नोलॉजी, बट फिर भी वहाँ पे जो कुछ मैनेज किया गया, किस तरीके से पीपल को मैनेज किया गया, किस तरह लोगों को मोटिवेट किया गया और वो पिरामिड्स बने, तो श्योरली देयर वाज द एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट एट दैट टाइम. सिमिलरली द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इट आल्सो द मोन्यूमेंट, जो आपको सैटेलाइट से भी नज़र आती है, चांद पे भी आप देख रहे हैं, तो उसको जब बनाया गया, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड एट दैट टाइम, देयर वाज नो एनी टेक्नोलॉजी, बट हाउ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्कड देयर टू कंस्ट्रक्ट द वॉल ऑफ चाइना. श्योरली दैट वाज मैनेजमेंट यूज्ड पर्टिकुलरली. एंड अनदर एग्जांपल ऑफ वेनेटियंस फ्लोटिंग वर्शिप असेंबली लाइन्स. वेनेटियंस मीन्स द सिटी वीनस, इटली का जो शहर वीनस है, वहाँ के रहने वालों को वेनेटियंस कहा जाता है. तो उन्होंने फ्लोटिंग वर्शिप असेंबली लाइंस तैयार की थी. अगर आप वीनस को देखें तो वहाँ पे कोई रोड्स नहीं है, वहाँ पे रिवर्स, पानी ही पानी है और पानी के चैनल्स ही बने हुए हैं, सड़कें नहीं हैं. तो वो पूरा शहर जो है किस तरीके से वो बनाया गया, जिसे फ्लोटिंग वर्शिप असेंबली लाइंस कहते हैं. स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ तैयार की जाती हैं, असेंबलिंग, इस तरह किसी मशीनरी, कोई गाड़ियों का डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री है, तो असेंबली लाइंस मीन लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ें तैयार करते हैं और अगले स्टेप में चली जाती हैं. तो वहाँ पे किस तरह वो शिप तैयार होते थे पानी के अंदर ही, तो that way management surely was used at that time. अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मैनेजमेंटिशियन हमें नज़र आता है वो है एडम स्मिथ. एडम स्मिथ बेसिकली वाज द इकोनॉमिस्ट. अगर आप इकोनॉमिक्स की बुक पकड़ें, कोई भी बुक पकड़ें, तो उसमें जो शुरू पेजेस में आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन करता हुआ नज़र आती है वो एडम स्मिथ की है. तो एडम स्मिथ ने एक वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक पब्लिश की थी, 1776 में वो पब्लिश हुई. ये क्या कहता है उसमें, मैनेजमेंट के बारे में, एडवोकेटेड द डिवीजन ऑफ लेबर. वो इस चीज़ पे जोर देता है कि जनाब डिवीजन ऑफ लेबर कर दी जाए. दैट मीन जॉब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. हर बंदा हर काम ना करे, पर्टिकुलरली एक काम जो है वो एक आदमी ही कर रहा हो, दैट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब. टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स. अगर आप एक काम के लिए स्पेशलिस्ट लोग रखेंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी जो होगी वर्कर्स की वो इंक्रीज करेगी. एडम स्मिथ के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आता है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स कि इंडस्ट्री किस तरह रेवोल्यूशन हुई. सब्स्टिट्यूटेड मशीन पावर फॉर ह्यूमन लेबर. सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसमें मशीन जो है वो एज ए ह्यूमन लेबर को सब्स्टिट्यूट आ गई. बंदे पहले काम करते थे, अब मशीनों के ज़रिए काम शुरू हो गया. फिर क्रिएटेड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ मैनेजमेंट. श्योरली अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई, फिर वहाँ पे मैनेजमेंट इस्तेमाल होती थी. इसी तरह मैनेजमेंट की कुछ अप्रोचेज़ हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में. फर्स्ट अप्रोच है जी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, इसको डिस्कस करेंगे. इस तरह सेकंड है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. थर्ड वन इज द क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट.
next is the organizational behavior OB, and next system approach, and the last one is the contingency approach. तो ये 6 अप्रोचेज हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहली अप्रोच जो है उसको आज डिस्कस करते हैं जी, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। इसका जो बानी है दैट इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर कहा जाता है, दैट इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट पे ऊपर जो बुक पब्लिश हुई प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें इन्हें थ्योरी पेश की, फ्रेडरिक W टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर जो थ्योरी पेश की वो क्या थी जी, यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द वन बेस्ट वे फॉर द जॉब टू बी डन। उसने ये कहा कि जो भी जॉब परफॉर्म करनी है उसके लिए कोई एक बेहतर मेथड जो है वो डिफाइन किया जाए, मतलब हर जॉब को पहले एनालाइज किया जाए और जो बेहतर तरीका है किसी काम को करने का वो चूज किया जाए। कैसे? पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द जॉब विद द करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट। फिर आपने राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना है और उसके लिए टूल्स भी और इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। अगर एक परफेक्ट एक्सपर्ट बंदे को आप कोई जॉब सपोज लगा देते हैं लेकिन उसको टूल्स ही प्रोवाइड नहीं किए गए, उसके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है, तो ही कैन नॉट प्रोवाइड द प्रोडक्टिविटी। नंबर 2, हैविंग अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। हर काम को करने का कोई स्टैंडर्ड मेथड यूज होना चाहिए। ये भी FW टेलर ने ही कहा कि हर काम को करने के लिए पहले तो टूल्स प्रोवाइड किए जाए, फिर स्टैंडर्ड मेथड जो है उसको यूज किया जाए। एंड प्रोवाइडिंग एन इकोनॉमिक इंसेंटिव टू द वर्कर। ये बड़ी अहम बात उसने कही। उसने कहा कि अब जब आप एम्प्लॉयज़ को टूल्स भी दे दिए, फिर उसको मेथड भी उसने निकाला काम करने का, बेहतर काम करने का, तो उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाए, जैसे बोनस इंसेंटिव है, कमीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स हैं। अब इसी थ्योरी को, टेलर की जो थ्योरी थी, उसने इस 4 प्रिंसिपल्स बयान किए हैं जी, टेलर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है। नंबर 1 है जी, डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क विच विल रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। कि हर काम को करने के लिए हर एलिमेंट को साइंटिफिक मेथड पे सिलेक्ट किया जाए और उस मेथड को रिप्लेस कर दिया जाए जो ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड कहा जाता है। ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड से क्या मुराद है? रूल ऑफ थंब का मतलब है कि जी मैंने ऐसे ही सीखा था, भाई मैंने ऐसे ही करना है, ठीक है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं लाना चाह रहा, तो उसको रिप्लेस किया जाए साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए। नंबर 2, साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेन, टीच एंड डेवलप द वर्कर्स। साइंटिफिकली सिलेक्ट का मतलब ये है कि आपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, दैट मीन जिस तरह की जॉब है उसके मुताबिक उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर एक लेबर की जॉब है तो कभी भी आप एक स्लिम आदमी को रिक्रूट नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप हेल्दी बंदा ढूंढेंगे जिसने एक वजन उठाना है। अब एक ऑफिस वाली जॉब है, उस पर आप उस तरह की स्किल्स ढूंढेंगे, उस बंदे के पास होनी चाहिए। अब एक स्टोर इंचार्ज है, उसके पास वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए। दैट मीन राइट सिलेक्शन जो है वो साइंटिफिक मेथड की बेस पे होनी चाहिए। फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ट्रेनिंग मीन्स टू प्रोवाइड द स्किल्स टू कोप द करंट जॉब। अगर करंट जॉब को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसको उसके मुतालिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए। ट्रेनिंग हर जॉब के लिए कोई ना कोई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए। फिर उसके बाद है टीच। टीच इज जस्ट लाइक द कोच। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प प्रोवाइड की जाए, उसको कोचिंग प्रोवाइड की जाए। उसके बाद डेवलप द वर्कर। डेवलप आमतौर पर यूज होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीन्स टू फॉर प्रोवाइड द एबिलिटीज फॉर द करंट जॉब, वेयर एज द डेवलपमेंट मीन्स फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। अब आपका ये जो वर्कर है इसने फ्यूचर में कहीं आगे जाना है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो उसके लिए उसको तैयार किया जाए, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स। नंबर 3, हाउटली कोऑपरेट विद द वर्कर्स so as to ensure that all work is done in accordance with the principles of the science that has been developed. Haurtly cooperate, जैसे कोऑर्डिनेशन करना है, मैनेजमेंट का पार्ट है, तो बेसिकली मैनेजमेंट इसी चीज का नाम है, टू सुपरवाइज करना, टू कोऑपरेट द वर्कर्स एंड टू अचीव द गोल्स, टू एंश्योर दैट वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। तो आप कोऑपरेट किया जाए,
ये भी थर्ड प्रिंसिपल है। और फोर्थ प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, जो कि टेलर ने बयान किया, दैट इज डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। कि मैनेजमेंट और वर्कर्स, मैनेजर और वर्कर, ये भी टेलर ने बता दिया कि मैनेजर और वर्कर्स के दरमियान जो जॉब है उसकी डिवाइड कर दिया जाए। ये नहीं है कि एक मैनेजर फारग बैठा रहे या वर्कर्स काम करते रहें, या वर्कर फारग बैठे रहें और मैनेजर उन्हीं का भी काम करना पड़ रहा है। दैट मीन डिवाइड किया जाए इक्वली। मैनेजमेंट टेक्स ओवर ऑल वर्क फॉर विच इट इज़ बेटर फिटेड दैन द वर्कर्स। मैनेजमेंट वो काम करे जो उस मतलब जिस पे वो प्रॉपर फिट हो रहे हैं। मैनेजर, हर बंदा मैनेजर नहीं हो सकता। मैनेजर वो होगा जो पर्टिकुलरली उस जॉब के लिए फिट है, देन ही विल बिकम मैनेजर। तो वर्कर्स और मैनेजर्स के दरमियान जॉब को इक्वली डिवाइड किया जाए। इसके बाद आता है जी साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा सा रोल इसका भी है, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्थ का। इन्होंने क्या किया, इसने किया जो उसने ये कहा था, WF टेलर ने ये कहा कि जनाब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड यूज़ करना चाहिए। तो फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्थ ने ये कहा कि आप वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो वेस्टेड मोशन को रिड्यूस करें। वेस्टेड मोशन मीन अननेसेसरी स्टेप्स। कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर उन स्टेप्स को एलिमिनेट कर दिया जाए जो कि वेस्टेज का बायस बन रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है जी, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर आप इनपुट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं जी, फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 10 बंदे काम कर रहे हैं और डेली 20 फुटबॉल अगर स्टिच हो रहे हैं तो दैट मीन आउटपुट 20 है और जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो 10 है। तो आप कह सकते हैं जी प्रोडक्टिविटी हमारी डेली एक जो बंदा है वो 2 फुटबॉल स्टिच कर रहा है। तो रिडक्शन ऑफ वेस्टेड मोशन कैसे करनी है, इसका भी कॉन्सेप्ट दिया फ्रैंक लिलियन गिलबर्थ ने। डेवलप द माइक्रो क्रोनोमीटर टू टाइम वर्कर्स मोशंस। उसने कहा कि जनाब आप अपने एम्प्लॉइज के टाइम एक्टिविटी जो टास्क डिवाइड किए गए हैं उसका टाइम को माइक्रो क्रोनोमीटर के जरिए मेजर करें। मतलब जस्ट लाइक टू यूज द स्टॉप वॉच टू मेजर द टाइम ऑफ ईच टास्क, सो दैट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो मीन्स के 10 रेज की पावर -6 में जाकर उसने सेकंड्स के 10 रेज की पावर -6 में जाकर मेजर किया कि इतनी डेप्थ में आप टाइम को मेजर करें सो दैट वर्कर्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके कि हर एक्टिविटी पे कितना टाइम लग रहा है। और इसके बाद है जी हाउ डू टुडे मैनेजर्स यूज साइंटिफिक मेथड। क्या आजकल के मैनेजर्स भी यूज कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड? श्योरली यस। यूज टाइम एंड मोशन स्टडीज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हर मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए टाइम एंड मोशन स्टडीज को यूज कर रहा है। टाइम टास्क को डिवाइड करना और उसको टाइम पे कंप्लीट करना। नंबर 2, हायर द बेस्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉइज। ये भी हो रहा है, साइंटिफिक मेथड है कि सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट किया जाए। एंड द लास्ट वन इज द डिजाइन इंसेंटिव सिस्टम बेस्ड ऑन द आउटपुट। अगर एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए दिया गया और उसने वो टाइम पे कंप्लीट भी कर लिया, नो डाउट क्वालिटी भी ठीक थी, तो इसका मतलब है उसको अब इंसेंटिव भी दिया जाना चाहिए ताकि उसने मोटिवेट हो सके। ठीक है जी, सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।